नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये समझ लो कि ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे ये आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस 10-10 नंबर के हैं। तो कुल मिला के आपके 10 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर्स हो गए। और इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में मिलेंगे, फिर चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्यों ना हो, सारे एग्जाम्स में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा संघ का विधि मंत्री, चौथा भारत का प्रधानमंत्री। तो आप थोड़ा सोचो कि इस बारे में कि क्या आपके आंसर्स हो सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सारे क्वेश्चंस, मैं जो भी क्वेश्चंस आपके 10 बताऊंगी, सारे में थोड़ी देर मैं आपको सोचने के लिए टाइम दूंगी। उसके बाद अगर आप नहीं सोच पाए तो थोड़ा सा अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके वो टाइम भी ले सकते हो। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके देखो एक एक क्वेश्चंस को, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में। तो आप थोड़ा देर इसमें सोच सकते हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, संघ का विधि मंत्री होगा या भारत का प्रधानमंत्री होगा। आई थिंक आपने इतनी देर में सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो आप वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात किया जाए भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के, तो वो करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और ये हमारा इसमें होता है क्या, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो कौन से बेसिस पे करते हैं और ये कहाँ? तो ये जो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये आपका संविधान का 76(1) जो है संविधान का अनुच्छेद, उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति करेगा। ये किस बेसिस पर करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। जिसके पास भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है उसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। और ये हमारे किसके हक में होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? आप सोच सकते हो कुछ देर, कितनी अवधि के लिए होता है? हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 5 वर्ष। तो आप जल्दी से इन्हें सोचो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो मैं फिर से आपको करी हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो। तो अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, तो वो आपके होता है 6 वर्ष के लिए। इसके सेवा काल आपके होते हैं 6 वर्ष के लिए। तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो ये आपका एक अस्थाई सदन होता है, परमानेंट होता है, जो कभी पूर्णतः विघटित नहीं हो सकता। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, इस चीज़ को आपका जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कि राज्यसभा में हमारे अस्थाई सदन कौन से है, तो आपको ऑप्शंस में रहेंगे राज्यसभा, तो आप उसे राज्यसभा टिक कर सकते हो। बिकॉज ये कभी भी पूर्णतः विघटित नहीं हो सकता है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष, जब भी 2 वर्ष हमारे इंड होगा, प्रत्येक 2 ईयर्स के बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे। और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हर 2 साल में होते रहता है। और इसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा 62 वर्ष, तीसरा 64 ईयर्स, चौथा 65 ईयर्स। अब आप कुछ देर इसमें भी सोच सकते हो कि आपको कितनी अवधि हो सकती है, या फिर वीडियो पॉज भी कर सकते हो। जैसे ही आपकी इच्छा आप उसे कर सकते हो। अगर आप उतनी देर में नहीं सोच पाते हो तो आप प्लीज़ जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोचो ज़रूर। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा तो वीडियो पॉज कर सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमारे कौन से आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 ईयर्स की आयु में। इसमें हमारा होता है क्या है, 65 ईयर्स की आयु में न्यायाधीश होते हैं, ये नियुक्त होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं 65 वर्ष की आयु में। तो ये हमारा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, इसकी भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 124(2) में लिखा हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में पूछा है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो आई थिंक आपने सोचा होगा
अगर नहीं सोचा तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, वीडियो पॉज कर लो सकते हो। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हमारा कर्नाटका में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। उस जलप्रपात का नाम आपका मैं बता दूँ क्या है, तो उस जलप्रपात का नाम है कुचिकुल। उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो कुचिकुल। आपको यह हमेशा याद रखने, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे कुचिकुल के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूरे ईयर में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, कौन से एरिया में होती है? ऑप्शन में आपका मेघालय, दूसरा कश्मीर में लेह, तीसरा कोरोमंडल तट, चौथा कोकण तट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ हमारे पूरे ईयर में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? आपके ऑप्शन हमने आपको बता दिए। अब आपको इनमें से डिसाइड करना है कौन से ऑप्शंस होंगे। आपको ध्यान रखने, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ 10 मार्क्स के, तो आप उसी बेसिस पे इसे ध्यान दो कि आपको 10 मार्क्स अगर ये लाने हैं तो हम इसके जल्दी से जल्दी ऑप्शंस इसमें सोच सकते हैं। अगर नहीं हो पाए तो आप देखो, कह रहा है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो अगर मेघालय की बात करें तो ये तो आपके नाम से ही लग रहा है कि इसमें बहुत वर्षा होगी, तो ये ऑप्शंस तो आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है आपका कश्मीर में लेह। तो हाँ, कश्मीर में लेह एक ऐसा जगह है जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और कहाँ कहाँ होती है। तो आपके पश्चिमी राजस्थान में आपको याद रखने, आपको पूर्वी राजस्थान भी ऑप्शन में रह सकता है, पश्चिमी भी रह सकता है। तो आपको याद रखना है आपके पश्चिमी राजस्थान ऐसा जगह है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर एक जगह है आपका कच्छ, फिर एक जगह है सौराष्ट्र तट, एंड फिर है तमिलनाडु का रायल सीमा क्षेत्र। तमिलनाडु का एक सीमा क्षेत्र है हमारा, तमिलनाडु का रॉयल सीमा क्षेत्र। ये आपके हो गए, कितने जगह हो गए? तो 1 पश्चिमी राजस्थान, 2, 3, 4 एंड ये कश्मीर में ले। ये 5 जगह आपके ऐसे हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इन 5 में से कोई भी आपके ऑप्शंस में होंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। कभी कभी आपके होंगे कि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा का पूछेगी और इसमें से 3 आपके ऑप्शंस में रहेंगे और एक नहीं रहेंगे। तो जो नहीं होंगे इन 5 में से, ऑप्शंस में से, वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? कौन सा ऐसा नदी है जिसे भारत में खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शंस में है गंगा, फिर है यमुना, फिर है नर्मदा, फिर है गोदावरी। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा नदी है जिसे हम खुला नाला कह सकते हैं? तो आप थोड़ा देर इस पर सोच सकते हो। आई थिंक आप माइंड लगाओगे तो आपसे ये बन भी जाएगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, ये दिमाग लगा के देख लो कि ये आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यही सोच के आप इसे देखो कि इसमें हमारा कौन सा ऐसा होगा जिसे हम खुला नाला कहा जाता है। आई थिंक आपने इतनी देर में सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको बता दूं, यमुना नदी जो है एक ऐसा आपका नदी है जिसे भारत में खुला नाला कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो आपका एक नदी है यमुना नदी, ये आपका बहुत ही पॉल्यूटेड नदी है, बहुत ही प्रदूषित नदी है। इस कारण यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनसंख्या हुई थी, 2011 में हमारे पॉपुलेशन के लिए जनगणना हुई थी। उसमें भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है? आपके ऑप्शंस में मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी एंड सिक्किम। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम जनसंख्या होगी। तो आप सोचो इसे जल्दी से। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो वीडियो पॉज करके भी आप इसे सोच सकते हो, बिकॉज सारे क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको इस बेसिस पे करा रही हूँ कि ये आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से आपका 10 मार्क्स पर क्वेश्चन है। तो मैं आपको अब बता देती हूँ, 2011 की अगर जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम जो है हमारा, उसमें हमारा सबसे कम जनसंख्या हमारा सिक्किम में है। अगर बात करें कितनी है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कितनी है, तो आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपको बता दूँ 6,10,577 6,10,577 जनसंख्या हमारे सिक्किम में, आपको हमेशा याद रखना है। अब ये तो हमारे हो गए राज्यों की बात। अगर आपसे बोले कि हमें यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो वो आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरीज में अगर बोले तो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप हमारा एक ऐसा जगह है
ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। अगर जनसंख्या की बात करें टोटल कितनी पॉपुलेशन है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ 64,473 ही वहाँ पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में। तो ये आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें बन गई कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम जनसंख्या, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। तो इसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उसे आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। आपसे पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी सीमा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। आपको पता होगा कि कोई भी हमारा जब भी दो देश या दो राज्य अलग होते हैं तो उसकी एक सीमा रेखा बनाई जाती है। तो कौन सी ऐसी सीमा रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग कर देगी, तो उस सीमा रेखा का नाम है आपका रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा आपके ऑप्शंस थे मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 17वां समानांतर रेखा, डुरंड रेखा। तो आपके हो जाएंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो हमने आपको बोला कि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो इस रेखा का निर्धारण किसने किया, ये भी आपके कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस रेखा का निर्धारण जो है हमारे एक ब्रिटिश एडवोकेट, ब्रिटिश लॉयर, ब्रिटिश वकील ने किया था। उस वकील का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो उस वकील का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। आपको याद रखने हैं सिरिल रेडक्लिफ। आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हो और इन्हीं के नाम पे हमारा ये रेखा भी बन गया। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तब ब्रिटिश के एक वकील थे, उन्होंने नाम रखा सिरिल, उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने ही इस रेखा का नाम रखा था रेडक्लिफ रेखा। और अगर बात की जाए मैकमोहन रेखा की, तो ये आपका जो है भारत और चीन को अलग करती है, और डुरंड रेखा जो है हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो ये थी आपके ये 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले कौन से देश हैं। हमने आपको पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में था आपका मैकमोहन रेखा, हमने आपको वहाँ क्या बताया, उस आप इसे सोचोगे तो आपको तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता के रखा है। मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत को अलग करती है। ये आपको किसे अलग करेगी, तो चीन और भारत को। यह रेखा जो है ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य जो समझौता हुआ था, ये रेखा आपका ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य समझौता हुआ था 1914 ईस्वी में। उसी टाइम इस रेखा को बनाया गया था। लेकिन अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो ये भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा चीन और भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर जो है वो कौन से कारण से होता है, आपका ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीवाश्म क्रिया। आप कुछ देर सोचो, उसके बाद इसके आंसर्स दे सकते हो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो स्टोन कैंसर जो है हमारा अम्ल वर्षा के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा में होता क्या है कि नाइट्रोजन, आपका एक जानते होंगे, एक आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन गैस की। तो अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड अम्ल, नाइट्रोजन के विभिन्न जो ऑक्साइड अम्ल है वो वर्षा बनाते हैं और वो पत्थरों पर वर्षा के साथ आते हैं और पत्थर की सतह को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।